नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह की बात करने वाले हैं, मॉरिशस। हाँ, मॉरिशस का जो सांस्कृतिक ताना बाना है वो वाकई अनोखा है। बिल्कुल। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत की जो सनातन परंपरा है वो वहां पहुंची। और फिर वहाँ उसका सामना इब्राहिमी धर्मों मतलब ईसाई और इस्लाम से कैसे हुआ। हमारे पास इसके लिए एक तुलनात्मक अध्ययन के कुछ हिस्से हैं मॉरिशस और सनातन संस्कृति पर। और मकसद यही है कि ये द्वीप जहाँ कोई मूल निवासी थे ही नहीं, हाँ, ये बात बहुत अजीब है। वो कैसे इतनी अलग अलग संस्कृतियों का एक संगम बन गया। और क्या ये सच है कि मॉरिशस अफ्रीका का अकेला देश है जहाँ हिंदू आज बहुमत में है? हाँ, ये तथ्य अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। और इसकी शुरुआत, जैसे आपने कहा, बिल्कुल एक कोरे पन्ने जैसी थी। हाँ, मतलब 17वीं सदी से पहले कोई स्थायी लोग नहीं, कोई अपना धर्म नहीं, कुछ नहीं। यूरोपियन लोगों के आने से पहले एकदम वीरान। अरब नाविक तो उसे दीना अरूबी कहते थे। रेगिस्तानी द्वीप। हाँ, रेगिस्तानी द्वीप। और यही बात इसे भारत से एकदम अलग करती है, जहाँ सनातन संस्कृति की जड़ें तो हजारों साल पुरानी है। बिल्कुल। मॉरिशस की कहानी तो बाहर से आई संस्कृतियों की कहानी है पूरी तरह से। तो फिर सवाल ये है कि सनातन धर्म वहां पहुंचा कैसे? क्या ये सब गुलामी या उपनिवेशवाद से जुड़ा है? हाँ, काफी हद तक। देखिए, असल मोड़ आया 1835 में। अच्छा। जब ब्रिटिश लोगों ने दास प्रथा खत्म कर दी तो गन्ने के खेतों के लिए मजदूर चाहिए थे। बहुत बड़ी कमी हो गई। तो फिर भारत से लाए गए। हाँ, 1834 से लेकर करीब 1920 तक आप सोचिए, लगभग 7 लाख भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया बनाकर मॉरिशस ले जाया गया। 7 लाख? ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और ये ज्यादातर लोग बिहार, यूपी, तमिलनाडु, इन इलाकों से थे। और इनमें भी करीब करीब 70% हिंदू थे। और वो अपने साथ अपनी आस्था भी ले गए होंगे। जाहिर है, अपनी छोटी छोटी मूर्तियां, अपनी पूजा की पद्धतियां। वो पोर्ट लुइस में उतरे, आप्रवासी घाट पर, वहीं से शुरुआत हुई। मंदिर वगैरह भी बनाए होंगे उन्होंने। बिल्कुल। जैसे गंगा तालाब है, ग्रैंड बेसिन जिसे कहते हैं, वो उसे पवित्र गंगा का प्रतीक मानते हैं। बहुत अहमियत है उसकी। और त्योहार जैसे भारत में होते हैं। हाँ हाँ, काफी हद तक। महाशिवरात्रि पर तो गंगा तालाब पर बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों लोग आते हैं। दिवाली, होली, ये सब मनाया जाता है। प्रतीक भी वही होंगे, ओम, स्वस्तिक। हाँ, ये प्रतीक भी दिखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत दिलचस्प चीज हुई। वो क्या? जाति व्यवस्था जो भारत में इतनी मजबूत थी, वो मॉरिशस में काफी, कह सकते हैं, ढीली पड़ गई है। ये कैसे हुआ? भारत में तो इतनी गहरी जड़ें थीं इसकी। मॉरिशस में ऐसा क्या था कि ये कमजोर हो गई? देखिए, हालात बिल्कुल अलग थे ना। सब एक साथ जहाज पर आए, एक जैसी मुश्किलों में खेतों में काम किया। तो वो जो पुरानी ऊंच नीच थी, उसे बनाए रखना वो व्यवहारिक नहीं था शायद शुरू में। सामाजिक और आर्थिक ढांचा वैसा नहीं था। अच्छा। हाँ, बाद में राजनीति में जाति के समीकरण जरूर उभरे, पर वो एक अलग परत है। और फिर 1911-13 के आसपास आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलन भी पहुंचे। हाँ, आर्य समाज तो मूर्ति पूजा और जन्म आधारित जाति का विरोध करता था। बिल्कुल। तो उन्होंने भी इस पारंपरिक व्यवस्था को चुनौती दी। ये दिखाता है कि कैसे नए माहौल में चीजें बदल सकती हैं। समझ गई। ये तो हुई सनातन पक्ष की बात। अब वो जो दूसरे धर्म थे, ईसाई और इस्लाम, उनका क्या असर रहा? ईसाई धर्म तो पहले डच लाए, फिर फ्रांसीसी कानून में तो गुलामों का कैथोलिक बपतिस्मा जरूरी भी था। हालांकि कितना लागू हुआ कहना मुश्किल है। और ब्रिटिश काल में? ब्रिटिश काल में प्रोटेस्टेंट मिशनरी आए, उन्होंने स्कूल खोले, पश्चिमी शिक्षा दी। और इस्लाम कुछ तो व्यापारियों के साथ पहले आया और फिर बड़ी संख्या में उन गिरमिटिया मजदूरों के साथ आया जो मुस्लिम थे, करीब 15%। तो यहाँ तो मतलब कई सारे धर्म एक साथ आ गए। क्या इनमें आपस में कुछ मिलावट, कुछ घुलना मिलना भी हुआ, जिसे सिंक्रेटिज्म कहते हैं? हाँ, बिल्कुल ही। और यही मॉरिशस की कहानी और भी परतदार हो जाती है। जैसे जो क्रियोल आबादी है, हाँ, उनमें कैथोलिक रिवाजों के साथ कुछ अफ्रीकी मान्यताएं भी मिल गई, जैसे जादू टोना वगैरह में विश्वास। अच्छा। और जो छोटा सा चीनी समुदाय है, वो कैथोलिक धर्म और बौद्ध परंपराएं दोनों को साथ निभाता दिखता है। और इस्लाम में कैसा समन्वय दिखा? इस्लाम में भी स्थानीय रंगत दिखती है। मस्जिदों में वहाँ की जो आम भाषा है, क्रियोल, उसका इस्तेमाल होता है। अरे वाह। हाँ, और कुछ पुरानी रस्में थी, उन्हें इस्लामी रंग दे दिया गया, जैसे नेर्चा यानी मन्नत मांगना। पोर्ट लुइस की पुरानी जुम्मा मस्जिद है ना? हाँ, सुना है। उसकी बनावट देखिए, उसमें भारतीय, क्रेओल, इस्लामी सब शैलियों का एक अजीब सा खूबसूरत मिश्रण है। बहुत खूब। अच्छा, ज्ञान परंपराओं का क्या हुआ? आयुर्वेद, ज्योतिष, ये सब भी पहुंचा वहां? हाँ, ये ज्ञान भी गया, मुख्य रूप से मौखिक परंपरा से, गुरु शिष्य वाली।
आयुर्वेद आज भी है मॉरिशस में, पर हाँ, पश्चिमी चिकित्सा ही हावी है। क्या बोलते हैं, वो भारतीय भाषाएं बची हैं? आम बोलचाल की भाषा तो मॉरिशन क्रियोल है, लेकिन हाँ, घरों में, पूजा पाठ में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भोजपुरी, तमिल ये भाषाएं जिंदा हैं। अच्छा। बल्कि भोजपुरी का जो गीत गवाई है वो तो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में भी है। इन भाषाओं को बचाने के लिए संस्थाएं भी काम कर रही हैं। तो अगर हम सार निकालें तो मॉरिशस एक तरह से एक खाली स्लेट था जिस पर सनातन संस्कृति का एक हिस्सा आया। हाँ, रोपा गया कह सकते हैं। फिर उस पर अफ्रीकी, इब्राहिमी परतें चढ़ीं और ये सब उपनिवेशवाद और लोगों के जबरन प्रवास से बना। बिल्कुल सही। जबकि भारत की कहानी तो बिल्कुल अलग है, वो प्राचीन है, वहीं की है। मॉरिशस ये दिखाता है कि कैसे परंपराएं हजारों मील दूर जाकर भी जिंदा रहती हैं, बदलती हैं और दूसरों के साथ घुल मिलकर कुछ नया बना लेती हैं। ये सह-अस्तित्व का भी एक उदाहरण है शायद। हालांकि तनाव भी रहे होंगे। हाँ, तनाव तो इतिहास का हिस्सा होते हैं, पर कुल मिलाकर ये एक साथ रहने का मॉडल तो है ही। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, मॉरिशस का ये जो अनोखा सांस्कृतिक प्रयोग है, ये हमें आज की दुनिया के बारे में, जहाँ इतनी संस्कृतियां साथ रह रही हैं, क्या सिखाता है? मतलब धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक अनुकूलन की क्या सीमाएं हैं, क्या संभावनाएं हैं? ये सोचने वाली बात है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं, पर मॉरिशस हमें इस पर सोचने को मजबूर जरूर करता है। धन्यवाद।